नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण जो बताई गई है कि कौन से अनुच्छेद में क्या प्रोसेस है और किस प्रकार से वो कार्य करेंगे। तो सबसे पहले बात होती है संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तो राष्ट्रपति ही संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, तो यह भी राष्ट्रपति ही होता है। इसके बाद संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो यह भी राष्ट्रपति में ही होती है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 52 के अंतर्गत बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति भी होगा। इसके बाद आगे देखते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। उक्त कथन कहाँ उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 53(1) में भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। किन अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया गया है। इसके बाद है कौन राष्ट्र का प्रमुख होता है परंतु कार्यकारी नहीं, तो राष्ट्र का प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है लेकिन यह कार्यकारी नहीं होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में सम्मिलित सदस्य कौन कौन हैं, तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसके मंडल है वह अनुच्छेद 54 के अंतर्गत है। तो इसमें कौन कौन सदस्य शामिल हो सकते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी जो दोनों सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो इन दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो। इसके बाद राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो विधानसभा होती हैं जो जैसे मध्य प्रदेश में, यूपी में, इस प्रकार से जो विधायक होते हैं, विधायक, सांसद, ये भी चुनते हैं राष्ट्रपति को। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से गुप्त मतदान द्वारा। इसके बाद राष्ट्रपति का मतदान कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है क्योंकि इसमें जनता भाग नहीं लेती, और जिस मतदान में जनता भाग लेती है वो प्रत्यक्ष होता है, और जिसमें जनता भाग नहीं लेती आम जनता, उसमें अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो जाता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति का भी होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है, तो 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। तो 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी जो संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश, इनकी विधानसभाओं को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया है। अगला है राष्ट्रपति की पदावधि उसकी पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष होगी। पद की समाप्ति पर भी वह अपने उत्तराधिकारी के आने तक पद को धारण करेगा। वह उक्त कथन उल्लेखित है अनुच्छेद 56 में कि राष्ट्रपति का जो पद होगा वो 5 साल का होगा, लेकिन यदि पद की समाप्ति हो जाती है और जब तक उसका उत्तराधिकारी अपने पद को धारण नहीं करता तब तक वह राष्ट्रपति बना रहेगा। अगला है 5 वर्ष के पूर्व भी राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो सकती है। ये परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं, तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र देने पर इसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है अनुच्छेद 56(2) के अंतर्गत, और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने पर अनुच्छेद 61 में भी 5 साल के पहले अपनी पद को समाप्त कर सकता है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन यानी 1 से अधिक बार के योग्य है, संविधान में कहाँ उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 57 के अंतर्गत कोई व्यक्ति 1 से अधिक बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। अगला है संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति पद के लिए वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो इस प्रकार से इनकी जो योग्यताएं हैं राष्ट्रपति बनने की, ये अनुच्छेद 58 के अंतर्गत दी गई हैं।
यदि कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है तो उससे जमानत राशि कितनी जमा करनी होगी? तो इसके लिए 15,000 रुपये जमानत के रूप में करने होंगे जमा। इसके बाद कितने मत प्राप्त न करने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है? कुल पड़े वैध मतों का 1/6 भाग। यदि कोई व्यक्ति 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है मत का, जितने भी वोट डले हैं, तो उसकी जो जमानत की राशि होती है वो क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। यानी 15,000 रुपये वो चुनाव आयोग ही रख लेता है। अगला है संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही नाम मात्र का शासक होता है। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है? तो यह ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष के समान ही है भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। भारत और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष के मध्य क्या असमानता है? भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है जबकि ब्रिटेन का वंशानुगत। तो एक ही ये अंतर है जो भारत और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष के बारे में है कि जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन का क्या है? वंशानुगत है, यानी एक पीढ़ी में से ही बनते जाएंगे। इसके बाद है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद होते हैं उनका निपटारा कर देता है। राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है अनुच्छेद 60 में। तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शपथ होती है। राष्ट्रपति किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख की जाती है। तो राष्ट्रपति की जो शपथ होती है वो कौन करवाता है? मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, या उनकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनके द्वारा की जाती है। इसके बाद है राष्ट्रपति के वेतन भत्तों एवं उपलब्धियों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो राष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 59(3) में। उसके बाद अनुच्छेद 59(4) के अनुसार किसकी उपलब्धियों, वेतन एवं भागों भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती? तो राष्ट्रपति की जो वेतन है, भत्ता है, उसमें कटौती नहीं की जा सकती अनुच्छेद 59(4) के अंतर्गत। यदि संसद के किसी सदन का या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि उसने उक्त सदस्यता राष्ट्रपति पद प्राप्ति के पूर्व त्याग दी है। निम्न उक्ति वर्णित है अनुच्छेद 59(1) के अंतर्गत। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में रखा गया है? तो किसी भी सदन में, यानी दोनों सदन देख सकते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, दोनों में महाभियोग का प्रस्ताव है। तो एकल संक्रमणीय मत क्या है? इसको देख लेते हैं। यदि प्रत्याशियों की संख्या एक से अधिक है तो प्रत्येक मतदाता उतने मत वरीयता क्रम से देगा जितने प्रत्याशी हैं। इस प्रकार से एकल संक्रमणीय मत होता है। इसके बाद आगे देखते हैं कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किस वर्ष तक 1971 की जनगणना को आधार माना जाएगा? तो 2026 तक, यानी 2026 के बाद जो जनगणना है वो अलग मानी जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाएगा? तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ही भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कराया जाता है। भारत का राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से कितने वर्ष तक पद को धारण करता है? तो 5 वर्ष। अनुच्छेद 56(1) में बात की गई है पद अवधि की कि राष्ट्रपति भारत का पद ग्रहण करने की तिथि से 5 साल तक राष्ट्रपति बन सकता है। अगला है वह भारत का राष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति पर कब तक पद पर बना रह सकता है? जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। इस प्रकार से अगला है राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए न्यूनतम कितना मत कहना आवश्यक है? कुल पड़े वैध मतों के आधे यानी 50% से एक मत अधिक अर्थात 50% प्लस 1, यानी इतने मत यदि प्राप्त हो जाते हैं तो वह राष्ट्रपति बन सकता है। इसके बाद यदि राष्ट्रपति की रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में हो तो पद को भरने के लिए कितने माह के अंदर चुनाव कराने का प्रावधान किया गया है? तो 6 माह से पहले उसका चुनाव करा लिया जाता है।
यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार का काम देखता है राष्ट्रपति का। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति के कार्यों का संपादन कौन करेगा? और जैसे कि राष्ट्रपति भी नहीं, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, किसी वजह से अनुपस्थित हैं वो, तो इस स्थिति में जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वो भी ना हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या वो ना हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश जो भी होगा वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश का कार्य करेगा। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु नेतृत्व नहीं। निम्न उक्ति लागू होती है राष्ट्रपति पर। तो ये राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो है परंतु नेतृत्व नहीं करता है। नेतृत्व कौन करता है? पीएम साहब करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है? तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद भारत का राष्ट्रपति किसे संबोधित करके त्यागपत्र देता है? तो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु उसके महाभियोग में सम्मिलित नहीं है? तो जो राज्य की विधानसभाओं का सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। इसके बाद है राष्ट्रपति पर उसके व्यक्तिगत कार्यों के लिए कार्यकाल के दौरान न्यायालय में दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 361(4) के अंतर्गत संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब उसे सहमति मिलती है राष्ट्रपति की। तो संसद से यदि कोई विधेयक पारित हो भी जाए और यदि उसे राष्ट्रपति की सहमति ना मिले तो वह अधिनियम नहीं बन सकता है। अगला है संविधान को किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके बाद है राष्ट्रपति की क्षमादान जो शक्ति है उसका उल्लेख कहाँ पर है? तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में है। किन अपराधों के संबंध में राष्ट्रपति क्षमादान कहता है? संघीय विधि के विरुद्ध अपराधों के दंड में, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड में। तो जो संघीय यानी केंद्रीय नीति हैं उनके विरुद्ध यदि कोई अपराध कहता है उसको दंड होता है तो सैन्य न्यायालय द्वारा जो मृत्युदंड दिया जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। परिस्थितियाँ जिनमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति कब बनती है? जब वह सदन में अपना बहुमत खो देता है या जब वह अपना बहुमत सिद्ध करने में असमर्थ हो जाता है या जब उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है या जब राष्ट्रपति इस तथ्य से अवगत हो कि सरकार का बहुमत नहीं है और जब प्रधानमंत्री लोकसभा के समक्ष जाने से इनकार कर देता है। तो इन कंडीशन में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे राष्ट्रपति से संबंधित टॉप प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे